हेलो फ्रेंड्स, नीट डेली 20 टेस्ट 1 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं और उस सारे को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पार्टिकल मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन सच दैट इट्स पोजिशन वेक्टर इज गिवन बाय, ये दिया हुआ है पोजिशन वेक्टर, वेयर आर इज इन द मीटर एंड टी इज इन सेकेंड, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड। क्या पूछा है? एक्सलेशन। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, एक्सलेशन निकालना है। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, एक्सलेशन निकल जाएगा। एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका वेलोसिटी निकल जाएगा और वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। 2 ऑलरेडी है, 3 यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया 6t² - 3, ये आई वाला टर्म हुआ, प्लस 8t, 5 का तो 0 हो जाएगा, जे टर्म। ये वेलोसिटी आ गया है। एक्सलेशन निकालना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको dv/dt है, यहाँ पर हो गया 12t, ये तो 0 बन गया, ये हो गया i, और 8 जो है 8 जस्ट 8 हो गया जी। ये एक्सलेशन आपका आ गया। और इस एक्सलेशन का वैल्यू पूछ रहा है कब? जब टाइम t = 1 सेकेंड है। t की जगह पर 1 रख देना है, t = 1 पर आपको वैल्यू निकालना है। 12i + 8j, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 12² + 8²। यहाँ से हम 4 बाहर निकाल सकते हैं या सीधे ले लेते हैं। 144 + 64 कितना आ गया? 140 + 60 208। 208 14 से ज़्यादा है और 15 से कम है, समथिंग लाइक 14 पॉइंट समथिंग, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, जस्ट देखना है कि 14 से ज़्यादा है, 14² 196, 15² 225, 14 से ज़्यादा है, 15 से कम है। ये आंसर आपका है। पूरा कैलकुलेशन करके टाइम नहीं बर्बाद करना है। तो ये एस बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द एनर्जी E, velocity V and time t are chosen as the fundamental quantity, the dimensional formula of the surface tension will be। आप यहाँ पर देखिए, ये ऐसे बना सकते हैं कि ये सरफेस टेंशन S हम कहते हैं, वो होगा कोई पावर एनर्जी का अल्फा, कोई पावर वेलोसिटी का बीटा, और कोई पावर टी का गामा। और उसके बाद में सबों का डायमेंशन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसको इक्वेट करेंगे, और यहाँ से हमें निकाल लेंगे कि टी का पावर एक्चुअली ये अल्फा बीटा गामा का पावर क्या होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी लंबा टाइम लेगा, इसको नहीं बनाना है। वैसे कैसे बनाना है, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हर जगह EV -2 है, EV -2 है, EV -2 है। जो डिफ़र हो रहा है वो केवल टाइम का डायमेंशन डिफ़र कर रहा है। तो हमें EV -2 जो है, इसका डायमेंशन निकाल लेना है, और इसका डायमेंशन निकालने के बाद हम देखेंगे कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन पता चल जाए। तो सबसे पहले इधर सरफेस टेंशन का डायमेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स का हो गया mLt -2, और उसमें से L का यहाँ पर चला गया, तो हमारे पास कितना बच गया? हमारे पास जो बचा वो केवल है mt -2, ये L चला गया। ये डायमेंशन हमें लाना है, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके, वो भी टाइम का, जो टाइम है उसका डायमेंशन मल्टीप्लाई करके लाना है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले इसका देख लेते हैं कि इसका डायमेंशन कितना है। ये एनर्जी है, एनर्जी का डायमेंशन होता है mL/t -2, और ये क्या है? वेलोसिटी है। नीचे में पावर 2 है, वेलोसिटी का होता है LT -1, इसका पावर 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, L खत्म हो गया, MT T भी T -2 भी खत्म हो गया, T भी नहीं है। तो बस केवल मास है यहाँ पर। ये जो क्वांटिटी दे रहा है आपको, मास दे रहा है, कितना आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? T -2। तो T -2 किस में है? T -2 इसमें है। ये आपका आंसर हो गया। बस ऐसे जल्दी बन जाएगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक of mass m is placed on the rough inclined plane with angle of inclination theta। ये रफ प्लेन है, इस पर कोई ब्लॉक रख दिया गया है, इंक्लिनेशन थीटा है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज μs। इस पर μs का कोफिशिएंट लग रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पर है,
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू एस। इफ द ब्लॉक इज नॉट स्लाइडिंग डाउन, ये नीचे नहीं आ रहा है, यहाँ पर स्टैटिक है, रुका हुआ है, इसका स्पीड 0 है, रुका हुआ है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट, कितना स्टैटिक फोर्स लग रहा है इस पर। तो ये नीचे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब है कि इसका इधर इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो इसका फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो दोनों इसको बैलेंस कर रहा है। इधर कितना फोर्स लगेगा इस पर, तो 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो वेट है और दूसरा नॉर्मल रिएक्शन है और तीसरा ये फ्रिक्शन है, इसके अलावा तो कोई फोर्स है नहीं। तो इस कंपोनेंट में इसका कोई कंपोनेंट आएगा नहीं क्योंकि 90 डिग्री है, इसका आएगा, ये थीटा है तो इधर हो जाएगा mg sin थीटा। वैसे भी आपको याद रखना है कि इंक्लाइंड प्लेन में एलोंग द प्लेन जो फोर्स का वेट का जो कंपोनेंट होता है mg sin थीटा होता है। वैसे आप जानना चाहो क्यों होता है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा है, इसलिए इधर mg sin थीटा आया। तो ये स्टैटिक है तो ये दोनों फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको कौन बैलेंस करेगा, mg sin थीटा बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस नहीं करेगा, mg sin थीटा को स्टैटिक फोर्स बैलेंस करेगा। तो यहाँ पर वो स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, mg sin थीटा, mg sin थीटा, ऑप्शन नंबर 1 यह हो गया आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 blocks of masses m and 2m are connected by light string passing through a frictionless pulley. The block of mass m rests on frictionless horizontal table and the block of mass m2 hangs vertically. What is the acceleration of the system? तो ये बोल रहा है कि ये हमारे पास एक टेबल है और यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, और इसमें एक पुली है, एक जो है पुली के ऊपर से गया और ये दूसरा मास यहाँ पर 2m का और ये 1m का मास है यहाँ पर। ऐसे एक्सलेशन क्या होगा, ऑफकोर्स ये स्मूथ है तो ये राइट चलेगा, ये नीचे चलेगा और दोनों सेम एक्सलेशन से चलेगा। कितना होगा इसका एक्सलेशन, तो देखिए इधर जो फोर्स लग रहा है 2mg, इस पर जो है सो टेंशन लग रहा है, ये फ्रिक्शनलेस पुली है, स्मूथ पुली है, तो टेंशन दोनों साइड में सेम हो जाएगा, स्मूथ नहीं रहता तो सेम नहीं होता। यदि हम इसका ये न्यूटन्स लॉ सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस पर लगाए हैं 2m के लिए, तो आप लगा सकते हो कि 2mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू 2m मास टाइम एक्सलेशन, इक्वेशन 1। यदि हम m के लिए लगाएं सेम तरह से, ये किधर चल रहा है, राइट में चल रहा है, तो टेंशन जो है अकेला फोर्स है और मास और एक्सलेशन इक्वेशन नंबर 2 है। ये दोनों को ऐड कर दीजिए, जैसे ही ऐड करेंगे टी खत्म हो जाएगा, एक तरफ 2mg आया और एक तरफ 3m ए आया, m खत्म हो गया और a इज इक्वल टू 2/3 ऑफ g, ये आपका एक्सलेशन आ गया। और आपका आंसर हो गया 2/3 ऑफ g, ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, ओके हॉरिजॉन्टल सर्कल में है, ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस r है, और एंगुलर स्पीड क्या है इसका एंगुलर स्पीड है ओमेगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या लिखते हैं, हाफ mv², ठीक है, और हाफ mv कितना है, ये जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूम रहा है तो हर जगह इसका स्पीड सेम होगा, राइट। इसका एंगुलर स्पीड ओमेगा हर जगह है, तो वेलोसिटी होता है ओमेगा r, ओमेगा फिक्स्ड है, r फिक्स्ड है, तो ये भी फिक्स्ड है। तो v इक्वल टू ओमेगा r से मूव कर रहा है, v की जगह पर आप ओमेगा r लिखिए, उसका स्क्वायर कीजिए, यही तो है हाफ m r ओमेगा का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर। यदि दूसरा मेथड से निकालना चाहते हो ऐसे, यदि आप कह सकते हो कि ओके हम तो देख रहे हैं कि घूम रहा है तो इसमें केवल यहाँ पर खड़ा होकर ये रोटेट कर रहा है, तो इसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो कोई ट्रांसलेशनल नहीं है उसके बाद, तब केवल रोटेशनल है, ठीक है। तो केवल रोटेशनल है, तो रोटेशनल है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, लिखिए ऐसे भी चलेगा। हाफ आई कितना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर जो पार्टिकल है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस एक्सिस के अबाउट में, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो हाफ एम ओमेगा आर का स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम चीज़ आया, यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए। तो आप इसे चाहे यहाँ पर खड़े होकर सोचिए कि रोटेशन कर रहा है, या फिर इसके पास बैठ के देखिए कि वो ये तो घूम रहा है इस स्पीड से, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है।
तो यहाँ पर बैठा कोई आदमी जो है वो देखेगा कि ये घूम रहा है तो उसके लिए ठीक है। यहाँ पर बैठा आदमी देखेगा कि वो इसके चारों तरफ घूम रहा है, वो इसको यूज करेगा, दोनों सेम देगा। ये आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M is pulled by a constant force F on a rough horizontal surface. If the coefficient of friction is mu k, what is the power delivered by the force F at an instant when the block's speed is v? ये देखिए यहाँ पर है, कोई ब्लॉक रखा हुआ है, ये म्यू के है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा? ये ब्लॉक है, इसका मास कितना है? कैपिटल M, तो एम जी इसका वेट लग रहा है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन और एम जी दोनों सेम होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा है इस डायरेक्शन में। और ये एफ जो है वो कितना हो जाएगा? ये फ्रिक्शन फोर्स है जो म्यू टाइम्स एन होगा, जो कि एक्चुअली आपका म्यू के है एक्चुअली, टाइम्स एम जी हो गया, ये फोर्स है। और एक फोर्स इस पर एफ लग रहा है इधर। क्वेश्चन क्या है कि पावर डिलीवर्ड बाय एफ पूछ रहा है, पावर डिलीवर्ड बाय एफ। एफ कितना पावर डिलीवर कर रहा है, वो कितना होता है पावर? पावर होता है फोर्स टाइम फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। यहाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एफ भी सीधे। यहाँ पर कौन सा फोर्स लिखेंगे? जो पावर डिलीवर कर रहा है। यदि पावर डिलीवर का बात एफ के द्वारा हो रहा है तो यहाँ पर एफ लिखेंगे। बस यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। यदि वो कहता है कि पावर डिलीवर्ड बाय फ्रिक्शन, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको फ्रिक्शन फोर्स को म्यू एम जी लिखते, म्यू एम जी टाइम्स माइनस भी। यदि टोटल फोर्स बोलता है तो एफ माइनस म्यू एम जी टाइम्स भी, ये वाला लिखते। तब यदि टोटल को बोलता तो टोटल फोर्स बोलता तब ये वाला होता है, ये फ्रिक्शन फोर्स बोलता है तब ये होता है। ये तो कभी लगेगा ही नहीं, दोनों कैसे ऐड करेंगे? तो ये फ्रिक्शन फोर्स का पावर है, ये टोटल फोर्स का पावर है, और ये जस्ट फोर्स एफ का पावर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड u एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, इट्स वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट इज हाउ मच? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। u से इसको प्रोजेक्ट किया गया है, थीटा है, इसका दो कंपोनेंट है, u cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग रहा है? नीचे। एक्स डायरेक्शन में इसका क्या एक्सलेशन है? कुछ नहीं, जीरो। इसको एक्स कह रहे हैं और इसको वाई कह रहे हैं। तो कोई एक्सलेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। यह वेलोसिटी जो है सो कांस्टेंट हो गया, चाहे यहाँ पर रखें, चाहे मैक्सिमम हाइट पर रखें, या कहीं और भी रखें, हर जगह इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है। लेकिन ये वेलोसिटी जो है वर्टिकल वेलोसिटी, ये यहाँ पर जीरो हो गया, वी वाई जीरो, और ये भी एक्स। तो इस पर जो वेलोसिटी है वो कितना है? जस्ट यू कॉस थीटा, मैक्सिमम हाइट यू कॉस थीटा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A block of mass small m slides down an inclined plane of inclination theta. ये थीटा है, इस पर कोई ब्लॉक है, नीचे उतर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड उसका कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है। बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इधर तो फोर्स लग रहा है। इधर कितना फोर्स लग रहा है? ये एम जी का जो कंपोनेंट है इधर, वो है एम जी साइन थीटा, वो फोर्स लग रहा है, ठीक है। और ये एन लग रहा है इधर, और उसका कंपोनेंट हो गया ये एम जी साइन थीटा, और ये सब फ्रिक्शन लगेगा। ये फ्रिक्शन कितना है? म्यू टाइम्स एन। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज हाउ मच? यही काइनेटिक फ्रिक्शन है, वो कितना होगा? देखिए, यदि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तब आपको याद रखना है कि ये वैल्यू होता है जस्ट टेन थीटा। कैसे आता है वो आपको देखना है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो जीरो है, फोर्स जीरो है इसलिए एक्सलेशन जीरो है, इसलिए तो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर पा रहा है। तो नीचे में जितना फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, वो इक्वल हो जाएगा इस फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स के। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है एम एन म्यू के टाइम्स एन। म्यू के एन का वैल्यू कितना हुआ है? एम जी कॉस थीटा, और यहाँ से आपका आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू के, जो आपका आंसर है। म्यू के का वैल्यू पूछ रहा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 9।
ए बॉडी इज एक्सेलरेटेड बाय ए कांस्टेंट फोर्स, द पावर डिलीवर्ड टू द बॉडी इज हाउ मच। ये बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है आप मान लीजिए, और ये एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स बाय मास, मान लीजिए इसका मास m है। क्या पूछा है, पावर डिलीवर्ड बाय द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनल टू समथिंग है, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर हम जानते हैं कि फोर्स टाइम वेलोसिटी होता है। डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखते क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, जिधर फोर्स लग रहा है वो उधर ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये फोर्स कांस्टेंट है, राइट, फोर्स बोला कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन वेलोसिटी ये कांस्टेंट नहीं है, ये इंक्रीज करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है। तो देखते हैं कितना होता है इसका वेलोसिटी। t = 0 पर उसने स्टार्ट किया तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा u + at, राइट, और 0 से स्टार्ट किया, एक्सेलरेशन कितना है f/m, टाइम t है, इसी पे f को यहाँ पर रख दें, f की जगह पर f और v की जगह पर f/m टाइम्स t, ये आया f²/m टाइम t। ये वाला कांस्टेंट है क्योंकि मास भी कांस्टेंट है, f भी कांस्टेंट है, तो पावर जो है उसको हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर टेम्परेचर टाइम जो है वो टाइम के इनवर्स, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपका आंसर हो गया प्रोपोर्शनल टू टाइम, ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हील ऑफ रेडियस r and moment of inertia I is rotating about its axis with angular speed omega. If a constant tangential force F is applied to its ring, what is the angular acceleration of the wheel? एंगुलर एक्सेलरेशन जिसको अल्फा कहते हैं उससे वो मुझे पूछा गया है। ये आपका व्हील है और ये व्हील जो है सो आपका रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। एक फोर्स लग रहा है एफ टेंजेंशियली, मान लीजिए कहीं पर लग रहा है, इधर लग रहा है फोर्स एफ, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है तभी तो ये इधर घूम सकता है, टॉर्क लगेगा। तो पूछा क्या है, ये एक्सेलरेशन क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। एंगुलर एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, एंगुलर जैसे फोर्स जो है सो एक्सेलरेशन क्रिएट करता है, वैसे टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करता है। तो टॉर्क F=ma का काउंटर पार्ट जो है रोटेशन में होता है, मास की जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन। यही अल्फा आपसे पूछा गया है, आप τ/i बताना है। टाउ कितना है, यहाँ से देखिए किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, तो उसके यहाँ अबाउट टॉर्क कितना लगा, ये फोर्स कितना टॉर्क लगाएगा, एफ दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क होता है r×f, राइट, यहाँ जस्ट मैग्नीट्यूड लेना है बाय आई। आर कितना है, आर, एफ कितना है एफ, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा बाय आई। तो आपका आंसर हो गया Fr/i, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2 है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज डायमेंशन, केवल टी में डायमेंशन है -1, बाकी मास और लेंथ में कोई डायमेंशन नहीं है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये सारी चीज़ें होती हैं, पैरामीटर्स, एम्पलीट्यूड होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, फेज कांस्टेंट होता है, पीरियड होता है। किसका डायमेंशन जो है सो t-1 का है, एम्पलीट्यूड का तो लेंथ का डायमेंशन होता है, ये नहीं होगा, हटा देते हैं यहाँ से ये सारे, नहीं तो कौन सही है पता नहीं चलेगा, ये तो गलत हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा होता है, जिसको हम लिखते हैं 2π/t। 2π का कोई डायमेंशन नहीं है और t का डायमेंशन क्या हो गया, t-1, यही तो वो पूछा था, यही आपका आंसर हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। इसका डायमेंशन क्या होता है, कुछ डायमेंशन नहीं होता है इसका, ये फेज कांस्टेंट है ना, फेज कांस्टेंट है मतलब एंगल है, तो कोई डायमेंशन नहीं होता है। पीरियड का डायमेंशन t होता है, यहाँ t-1 पूछा गया है, तो आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास स्मॉल m इज फायर्ड इनटू ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इनिशियली एट रेस्ट। मान लीजिए ये आपका बड़ा वाला ब्लॉक मास है और ये बुलेट है आपका, ये रुका हुआ है और ये किसी स्पीड से चल रहा है, मान लीजिए v से चल रहा है, इसका मास m है और ये जो है सो रखा हुआ है स्मूथ सरफेस पर,
स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, इसमें आ गया, समा गया इसी में। अब ये चलना शुरू कर देगा किसी स्पीड v से। द फ्रैक्शन ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इनइलास्टिक कोलिजन इज। अब आप यहाँ पर ये काम क्या कर सकते हैं कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, कैपिटल V निकालेंगे, फाइनल एनर्जी निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, तब उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। इतना लंबा करेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। वो नहीं करना है। आपको पता है कि ये कोलिजन जो है सो इन इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि ये इसमें समा गया जाकर। जब कोई बॉडी दूसरे बॉडी में कंप्लीटली समा जाता है, दोनों साथ साथ चलता है, तो वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है। और इस केस में जो लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो कितना होता है, हाफ म्यू v स्क्वायर। और एक तो रुका हुआ होना चाहिए इस केस में, और यदि नहीं रुका हुआ है तब आप कहते हैं हाफ म्यू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। ये दोनों का स्पीड है शुरू में, ठीक है। यहाँ पर एक रुका हुआ है तो 0 कर दिए हैं। और म्यू क्या है, म्यू रिड्यूस्ड मास है, 2 ठो मास है तो उसका प्रोडक्ट लेंगे और फिर उसका डिवाइड कर देंगे उसके सम से। यही लॉस है, यही फार्मूला यूज़ करना है, तब इमीडिएटली बनेगा आपका। तो लॉस जो है सो आपसे पूछा गया है कि इतना लॉस हुआ। अब लॉस का क्या पूछा उसने, फ्रैक्शन पूछा। तो जो फ्रैक्शन का बात कर रहा है वो लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस है हाफ म्यू v स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ स्मॉल m v स्क्वायर। हाफ और v स्क्वायर तो वैसे ही चला गया, म्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल m। ये म्यू है आपका, इसमें से स्मॉल m को डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर m1 जो है सो छोटा m है और m2 बड़ा m है। दीजिए लिखिए, हम लिख ही देते हैं एक बार। आपको लिखना नहीं है, आपको सिंपली यहीं से एक m चला गया, आपका आ गया कैपिटल M डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ये आपका फ्रैक्शन है। कैपिटल M ऊपर में है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The uniform chain of length L and mass capital M is hanging from a table such that 1/3 of the length is hanging freely. The work done is to pull this entire chain onto the table is how much? ये देखिए है आपके पास, ये है चेन 1/3 यहाँ पर, ये L का 2/3 यहाँ पर है और 1/3 यहाँ पर है। तो इसका मास कितना होगा, मास भी 1/3 होगा, इधर जो मास है वो होगा 2/3। उधर से मुझे इंटरेस्ट नहीं है कोई, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट है मैं इधर है, इधर वाले से। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है बीच में। यहाँ से कितना डिस्टेंस पे, L/6। जब इसको उठा के ऊपर हम ले जाकर रख देंगे पूरा का पूरा चेन, ऐसे रख दिए, तब आप बताइए इसका एनर्जी ज़्यादा है या इसका एनर्जी ज़्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहा। काइनेटिक एनर्जी अब भी 0 है और बाद में भी 0 है। कितना वर्क डन करना पड़ा, जो भी वर्क डन करना पड़ा वो इसका चेंज हो गया काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है कि वर्क डन जो है, यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने से अच्छा सीधे आप कह दीजिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है, जो भी एक्सटर्नल एजेंट ने काम किया वो इसमें स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्क डन जो हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है और कुछ नहीं। सेम चीज़ आप यहाँ पर कह सकते हो कि वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज 0 है। तो यहाँ वर्क डन बाय एक तो हुआ एक्सटर्नल फोर्स और दूसरा हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटी, दोनों मिला के 0 है। तो वर्क डन जो है एक्सटर्नल फोर्स कितना हुआ, माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी। और ग्रेविटी इंटरनल फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स जो काम करता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाता है, शुरू में ज़्यादा था बाद में कम हो गया, तो माइनस की वजह से UF माइनस UI। तो ये मैं वही डेरिवेशन दिखा रहा हूँ कि ये देखिए ये आपका कैसे आ गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप भी बहुत सिंपल समझ सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स के ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो वर्क डन किया जा रहा है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा, वो इसमें काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जा रहा है। और वो कितना हो गया, अब कितना इसके पास एनर्जी है, मान लेते हैं रेफरेंस हमारा कहीं पर इसी को ले लें रेफरेंस का, ठीक है। तो देखिए कितना mg, इसका मास जो है, ये वाला मास केवल गया है, पूरा मास नहीं गया है, इसका मास है m/3। ये ऊपर चढ़ गया, कितना ऊपर चढ़ा, यहाँ से यहाँ तक L/6 केवल ऊपर चढ़ा है, L/3 नहीं चढ़ा है। सेंटर ऑफ मास जो है L/6 से ऊपर चढ़ा है, कुछ L/6 से ज़्यादा चढ़ा है तो कुछ कम चढ़ा है, और टॉप ओवरऑल
जो सेंटर ऑफ मास है वो जस्ट L/6 ऊपर चढ़ा है, तो इतना ही इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज किया है। तो आपका आंसर हो गया mgl/18। ये आपका आंसर है mgl/18, ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर rolls without slipping down an inclined plane of theta. The acceleration of the center of mass is how much? ये है आपका सॉलिड स्फीयर, ये रोल कर रहा है नीचे, यहाँ पर जब आ रहा है तो इसका एक्सलेशन क्या है, इधर जो है इसका कौन सा एक्सलेशन, एक्सलेशन पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का जो एक्सलेशन होगा वो लीनियर एक्सलेशन होगा, और ऐसे इसका जो है सो एक अल्फा भी है, एंगुलर एक्सलेशन भी है। ये दोनों में रिलेशन है, जैसे v इक्वल टू ओमेगा आर है तो लीनियर एक्सलेशन इक्वल टू एंगुलर एक्सलेशन टाइम्स आर। अब यहाँ पर आपको ये फार्मूला डिराइव नहीं करना है ना, उतना तो टाइम नहीं रहता, आपको फार्मूला याद रखना है कि यदि कोई भी इस तरह की चीज़ें जो रोल कर सकता है, लाइक सॉलिड सिलेंडर या सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, रिंग, डिस्क, ऐसा चीज़ें जो रोल कर सकता है, उसका एक्सलेशन कितना होता है। यदि ये नहीं होता, एक सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका एक्सलेशन क्या रहता है, जी साइन थीटा, इधर इस साइड में जी साइन थीटा। अब जी साइन थीटा ना होकर 1/I+mr² होगा। आप इसको कंपेयर कीजिए वेलोसिटी से, यहाँ पर आने के बाद में इसका वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो होता है 2gh, ये वाला हाइट यदि ले लें तो डिवाइडेड बाय 1+I/mr², ये होता है। यही 1+I/mr² यहाँ पर भी आया। आप यदि इसको dv/dt निकाल दो तो आपका एक्सलेशन ये निकल जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो वो नहीं करना, आपको ये याद रखना है, इसका वेलोसिटी इतना होता है, एक्सलेशन इतना होता है। और वही जब पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाए तो I 0 हो जाएगा। यदि पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो I जो है सो 0 हो जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा √2gh, क्योंकि ये जस्ट 0 हो गया, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ये सिंपली ए इक्वल टू जी साइन थीटा। तो आपका यही आंसर है। इसमें जो है सो सॉलिड स्फीयर के लिए I कितना होता है, ये होता है 2/5mr²। उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए और आपका वैल्यू आ जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1+I/mr²। I/mr² इज 2/5, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, 5 ऊपर में नीचे 7 जी साइन थीटा। ये आपका आंसर 5/7 जी साइन थीटा। यहाँ पर ऑप्शन 7/5 गलत लिखा हुआ ना, ये 5/7 होना चाहिए। आप यहीं पर इस एक्सप्रेशन से देख लीजिए, ये न्यूमरेटर जी साइन थीटा है और डिनोमिनेटर 1 से ज़्यादा है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये कम 1 से नहीं हो सकता, राइट। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो 1 प्लस समथिंग, 1 से ज़्यादा हो गया। अब न्यूमरेटर को यदि 1 से ज़्यादा नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो वो इस जो न्यूमरेटर है उससे थोड़ा कम हो जाएगा, जी साइन थीटा से कम हो जाएगा। यदि 7/5 लिखते हैं तो 1.4 जी साइन थीटा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन सही है आपका। मैं 5/7 की जगह 7/5 लिख दिया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट h, ये ज़मीन है तो ऑब्जेक्ट है, ये हाइट h से ड्रॉप किया गया, ठीक है। एट व्हाट हाइट अबव द ग्राउंड विल द काइनेटिक एनर्जी बी हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। मान लेते हैं यहाँ पर जो है इसका हाइट है ग्राउंड से h, और यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी जो है सो हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी है, ये दिया हुआ है। यहाँ पर इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। इसी एक्सप्रेशन में हम वैल्यू लिख देते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना है यहाँ पर u 0 से चला है, यहाँ पर उसका स्पीड है v, नीचे आ रहा है, तो हाफ mv², या फिर निकालना क्या है, एट व्हाट हाइट निकालना है, ठीक है। अभी ऐसा करते हैं, अभी इसको काइनेटिक एनर्जी लिख लेते हैं पहले। यहाँ पर इसका स्पीड है v नीचे, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है तो लिखा हुआ ही है
इतना लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना एनर्जी है इसके पास, यहाँ पर जो इसका एनर्जी है वो टोटल एनर्जी है, राइट। और टोटल एनर्जी कितना है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल अलग है, ये पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल है। काइनेटिक एनर्जी 0 है और ये है mg कैपिटल H, ठीक है। यहाँ पर जो है टोटल एनर्जी कितना होगा, टोटल एनर्जी होगा इसका काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक हो गया और पोटेंशियल कितना है 2k हो गया, तो टोटल एनर्जी इसका 3k हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया E/3। ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी वो हर जगह सेम है, यहाँ पर टोटल एनर्जी वही टोटल एनर्जी यहाँ पर, वही टोटल एनर्जी यहाँ पर, एनर्जी कंजर्व्ड है ना। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर हमने कितना निकाला है mg कैपिटल H, यहाँ पर टोटल एनर्जी कितना निकाला, दोनों को ऐड कर दिए तो 3k निकल गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया इस जगह पर E/3, और E का वैल्यू हमें पता है mgh/3। तो पूछा हाइट कौन सा हाइट है यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी तो काइनेटिक एनर्जी निकला है लेकिन मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तभी हाइट पता चलेगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है 2k, तो 2k के जगह पर क्या लिख दें mg कैपिटल H/3, और इस तरह से आपका आ गया ये। इसको वैसे भी लिख सकते हैं mg स्मॉल h, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना है इस जगह पर mgh है, और इधर आप ही आपका आया 2mg कैपिटल H/3, और यहाँ से सब कुछ कट कर आपका स्मॉल h आ गया 2/3 कैपिटल H। ये आपका आंसर है 2/3 कैपिटल H। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, जैसे कि आप यहाँ पे स्टार्ट किए इस पॉइंट पर, मान लीजिए बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट पर जो है सो आपका लिखा हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जो है सो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है। काइनेटिक एनर्जी कितना है हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी कितना है स्मॉल mg h/2, ठीक है। m/2 यहाँ से ख़त्म हो गया, ये v² = gh है। अब वेलोसिटी कितना होता है हमें पता है कि यदि कोई भी ऑब्जेक्ट फॉल करता है h हाइट से तो उसका वेलोसिटी स्क्वायर होता है 2gh, राइट, जो जी जितना हाइट से फॉल करता है। और h' कितना हाइट से फॉल किया है इसने फॉल किया है इस हाइट से, कैपिटल H था टोटल है हाइट यहाँ से यहाँ ज़मीन तक, उसमें से h जो है सो ज़मीन का हाइट है, तो ये हो गया कि h - स्मॉल h। यहाँ उसी को लिखते हैं, यहाँ पर हम उसी को लिख देते हैं h - स्मॉल h = gh, g खत्म हो गया और यहाँ से आपका आ गया h = 2/3 कैपिटल H। आप ऐसे भी बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन प्लेस्ड इन ए लिफ्ट। इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन विल बी। अब देखिए इसको कुछ भी बनाने से पहले सोच लीजिए, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप क्या फील करोगे, हल्का या भारी। यदि लिफ्ट नीचे टूट जाता तब आपको वेटलेसनेस फील करते हैं, आपको लगता है आपका वेट 0 है, ठीक, कम हो गया वेट। नीचे टूटने पर जब वो नीचे एक्सेलेरेशन से आता है तब आप कम फील करते हो, ऊपर जब जाता है तब आप ज़्यादा फील करोगे। आपका जो इफेक्टिव जी है वो आपका बढ़ जाएगा जी से। यही तो रॉकेट में होता है ना, रॉकेट में 6G तक जाता है, इसके लिए एस्ट्रोनॉट को ट्रेन किया जाता है कितना वो संभाल सके। तो ऊपर जा रहा है तो ऑफकोर्स बढ़ जाएगा। और बढ़ने वाला काम कहाँ पर हो रहा है, यहाँ बढ़ रहा है नहीं, यहाँ पर तो MA लिख रहा है। अब ए उसका कोई ज़रूरी है कि MA जो है सो जी से ज़्यादा ही होगा, ए का वैल्यू जी से कम भी हो सकता है, तो उस केस में ये बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। मैंने हर सिचुएशन में बढ़ जाना चाहिए, यहाँ पर तो घट गया है, ये भी नहीं होगा, ये आपका आंसर यही बढ़ रहा है केवल अकेला। तो उतना मैथ का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। यदि आप कैलकुलेशन करना भी चाहते हो तो आप कर सकते हो, 2 तरीके से कर सकते हो कैलकुलेशन। एक यहाँ पर हम इनर्शियल फ्रेम में करेंगे और एक यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम में करेंगे।
नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप जो है सो बैठ गए, ऑब्जर्वर यहीं पर है, यही ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। और इसमें ऑब्जर्वर जो है, ये आपका वेइंग मशीन है वगैरह है, ज़मीन पर है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, इसमें नहीं है। जो फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है, उसमें नहीं ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर आप न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लगा सकते, लगाना है न्यूटन सेकंड लॉ इस आदमी पर लगाना है, तो क्या करना होगा आपको, एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। और स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, जिधर फ्रेम का डायरेक्शन है उसका अपोजिट डायरेक्शन। फ्रेम का एक्सेलेरेशन अप, इस पर एक्सेलेरेशन लगेगा डाउन, एम ए, एक स्यूडो फोर्स लग गई। और दूसरा इसका वेट है एम जी, और तीसरा फोर्स कॉन्टैक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन लगा, यही नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन दिखाएगा रीडिंग। तो यहाँ पर उसके बाद में ये आदमी क्या देखेगा, इस फ्रेम में आ गया तो देखेगा मैं ना ऊपर जा रहा हूँ ना नीचे जा रहा हूँ, सब कुछ एक ही जगह पर है, शांत है, रुका हुआ है एवरीथिंग, राइट। उसे पूरे बंद है एक तरह से लिफ्ट में, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ कि नीचे जा रहा हूँ। वो बात अलग है कि आप इंटेलिजेंट हैं और आप जब आपको वेट बढ़ेगा तब आप समझ जाओगे मैं ऊपर जा रहा हूँ, वेट घटेगा तो आप समझ जाओगे अब नीचे जा रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए इसे फिजिक्स नहीं आता है तो ये कुछ नहीं समझेगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ कि नीचे जा रहा हूँ, कुछ हो रहा है, लेकिन वो ये नहीं मेक इट आउट कर पाएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो बोलेगा यहीं पर रुके हुए हैं। तो ऊपर का फोर्स जो है सो नीचे के फोर्स के बराबर है। एम कितना आ गया, जी प्लस ए, यही इस एन जो है सो रीडिंग देगा, एन जितना आया उतना ही रीडिंग मिलेगा इसे, क्योंकि उतना ही फोर्स ये जो आदमी है यहाँ पर खड़ा वो वेइंग मशीन पर लगाएगा, और वेइंग मशीन पर जितना फोर्स लगता है, ये वेइंग मशीन है, इस पर जितना फोर्स लगता है उसी के हिसाब से रीडिंग देता है। तो ये हो गया आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से। अब यदि इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से देखें तो आदमी यहाँ पर खड़ा है, उसको स्यूडो फोर्स नज़र नहीं आएगा, अब यहाँ कोई स्यूडो फोर्स नहीं है, उसे नज़र आएगा कि इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक इसका वेट है नीचे, और ये ऊपर जा रहा है इसे, तो ऊपर में फोर्स लग रहा है एन, नीचे फोर्स लग रहा है एम जी, और ये जा रहा है ऊपर एक्सेलरेशन ए से। यहाँ से भी आप निकालोगे तो सेम आएगा एम जी प्लस ए। और तीसरा मेथड यहाँ पर है विदाउट एनी कैलकुलेशन, यदि ऊपर जा रहे हो तो बढ़ेगा। अब देख लीजिए कि बढ़ने का काम केवल इसमें हो रहा है, इसमें कांस्टेंट है, इसमें घट रहा है, और इसमें जो है बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, डिपेंड करता है ए पर। ए का वैल्यू यदि जी से कम हो गया तो घट गया ना, आपका वेट घट गया, तो ऊपर जाते समय घट नहीं सकता, तो ये इसको ऐसे ही रूल आउट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। कोई बॉडी है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है और स्टार्ट किया है रेस्ट से। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड टू दैट कवर्ड इन द n सेकेंड इज हाउ मच। रेशियो पूछा है ना, कौन सा रेशियो है, रेशियो बोल रहा है कि वो रेशियो बताओ जो इसने nth डिस्टेंस में nth सेकेंड में जो ट्रेवल किया उसको SN कहते हैं, और S t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू n सेकेंड में टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये दोनों का रेशियो बताना। तो हमें पता है कि nth सेकेंड में जो रेशियो जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है nth सेकेंड में वो होता है u प्लस एक्सलेशन बाय 2 टू n माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर u 0 है, एक्सलेशन फिक्स्ड है, और यहाँ पर जो है n सेकेंड में कितना चलता है, एस को टी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये u 0 है, ख़त्म हो गया। तो क्या बच गया यहाँ पर, ऊपर में a बाई 2 टाइम्स 2n माइनस 1, और नीचे में a बाई 2 टाइम्स n स्क्वायर, ये खत्म, और ये आपका आंसर है 2n माइनस 1 बाई n स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 point masses of m, 2m and 3m are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. The moment of inertia of the system about an axis passing through the centroid and perpendicular to the plane of the triangle is how much? ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक इधर से तीनों जाएगा, सेंट्रॉइड से होकर पास करेगा, और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपका r हो गया। r कितना होता है, यहाँ से जो r है तीनों का सेम है ना, ये जो है डिस्टेंस तीनों का सेम है, और कितना होता है ये देखिए, ये जो टोटल जो डिस्टेंस है वो होगा, आप ये देखिए 90 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये हो जाएगा साइंस, ये साइंस 60 डिग्री, सो ये √3/2 हुआ, ये टोटल डिस्टेंस है। और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो होता है 2/3, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है
वो होता है 2/3। आपने पढ़ा होगा मीडियन जो है 2/3 के रेशियो में इसको काटता है, इधर 2 इधर 1, तो 2/3 और हो गया। तो ये आपका कितना आ गया, a/√3 आ गया, ये r आ गया। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तीनों के वजह से निकालेंगे और उसको सम कर देंगे, नो वेक्टर एडिशन, जस्ट एल्जेब्रिक एडिशन। तो मास टाइम ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इस पॉइंट के अबाउट निकालना है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया r²। वैसे 2m टाइम्स r² प्लस 3m टाइम r², तो क्यों ना हम लिखते हैं सबका सम टाइम r², m प्लस 2m प्लस 3m, और ये कितना आ गया 6m r², और r² के वैल्यू रखिए 6m टाइम्स r² हो गया a²/3, सो 2m a², ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v on a smooth horizontal surface and collides with a spring of spring constant k attached to the rigid wall। ओके, ये देखिए ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है और ये इधर से चला और चल कर इसमें जो है सो कोलाइड करके थोड़ा सा इसको प्रेस कर दिया, ठीक है, इसको प्रेस कर दिया, मतलब अब इसको हम थोड़ा सा और अंदर ले जाते हैं, इसको यहाँ पर आ गया है और ये स्मूथ है। पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो कंजर्वेशन लॉ लगा देंगे, कंजर्वेशन लॉ एनर्जी। यहाँ पर जो इसका स्पीड भी है, मास m है, जो एनर्जी यहाँ पर है वही एनर्जी यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर ये रुक गया आके, तो यहाँ पर जो है सो केवल काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पर जो है सो केवल पोटेंशियल एनर्जी है। तो EI = EF, फर्स्ट टाइम में केवल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और सेकेंड टाइम में केवल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x²। x क्या है, x है कॉम्प्रेशन, और ये कॉम्प्रेशन मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है, यहाँ पर आके वो रुक गया है, तो यहाँ से x कितना आ गया, ये आ गया v²/m/k, ये आपका आंसर है, √v/m/k, ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट क्वेश्चन, ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m, कैपिटल M, एंड लेंथ l इज पाइवटेड एट वन एंड एंड अलाउड टू ऑसिलेट इन द वर्टिकल प्लेन। ओके, ये मान लीजिए आपका एक रॉड है और इसको जो है यहाँ पर पाइवोट किया गया है, फिक्स कर दिया है। अब ये जो है सो इसको ऑसिलेट करने देगा, इधर से आएगा इधर जाएगा अपने, ठीक है। तो यहाँ पर जब आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर आया कुछ ऐसे, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, राइट। यहाँ पर इसका फोर्स कितना लग रहा है mg, यहाँ पर भी फोर्स लगेगा mg, तो सेंटर ऑफ मास इस तरह से चलेगा और यहाँ पर चला है उसने 0 स्पीड से। यहाँ पर इसका स्पीड कुछ है, कौन सा स्पीड पूछा, what is the angular speed of the rod when it passes through the lowest point assuming it is released from the rest in the horizontal position। यहाँ पर जब आया है तब इसका एंगुलर स्पीड क्या है। एंगुलर स्पीड हर जगह अलग अलग रहेगा इस केस में, क्यों, इसलिए क्योंकि इस पर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क है जो नॉन जीरो है, और टॉर्क जब भी लगता है तो उस पर एंगुलर एक्सलेशन रहता है, और एंगुलर एक्सलेशन रहता है तो ओमेगा बढ़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे फोर्स लगाइएगा तो आपको एक्सलेशन आएगा तो भी बढ़ेगा, वही यहाँ पर हाल हो रहा है। तो यहाँ पर पूछा उसने कि क्या एंगुलर इसका एंगुलर वेलोसिटी है वो पूछा, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, इनिशियली जो एनर्जी है वही एनर्जी बाद में भी होगा। दो तरह की एनर्जी है, काइनेटिक और पोटेंशियल। यहाँ पर काइनेटिक हमारा रोटेशनल काइनेटिक है, काइनेटिक रोटेशनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पॉइंट पर और सेम फाइनल पॉइंट पर। तो यहाँ पर बताइए इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, ये तो 0 है, रुका हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना है, किसको रेफरेंस ले लें, इसको रेफरेंस ले लें, mg h या l, कितना बोला था, l है या क्या, l है, इसका लेंथ l है तो ये भी l हो गया, तो mgl हो गया पोटेंशियल एनर्जी। बाद में यहाँ पर इसका हो गया हाफ I
ओमेगा स्क्वायर। यही है एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए। हाफ एम वी स्क्वायर ना होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और भी नहीं है, यू है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है इस रॉड का, वो कहाँ कितना ऊंचाई पर है, अभी L/2 पर आ गया, ये बीच में रहता है ना, तो L/2 पर आ गया, तो mg L/2 पर आ गया। अब यहाँ से जो है इसको हम लेफ्ट में ले आते हैं, इसको लेफ्ट में ले गए तो हो गया mg L/2, इधर हो गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ओमेगा निकल गया आपका, ये 2 ठो चला गया, ये आ गया mg/L/I, इतना है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है, किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, एक इंड के अबाउट रोटेट कर रहा है। इंड के अबाउट जो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3, और इसके सेंटर के अबाउट में होता है ml²/12, तो यहाँ पर ml²/3 होगा, ये हो गया ml²/3, तो m चला गया, एक 12 चला गया, ये हो गया 3g/L, ये आपका आंसर हो गया, स्क्वायर रूट ओवर 3g/L, ऑप्शन नंबर 3। तो ये है आपका 20 क्वेश्चन का फर्स्ट टेस्ट। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझसे क्लियर करेंगे। कोई एडवाइस हो तो आप उसे भी दे सकते हैं। थैंक यू।